Hello students, this video is of chapter number 2 of economics, that is sectors of Indian economy. Before beginning, let us first understand what do we understand by sectors. Sectors of economic activities. Sector defines a large segment of the economy in which businesses share the same or a related product service. So what is sector? Sector is the area of the economy in which businesses share the same or related product या सर्विस. ठीक है, तो वो जो इंडस्ट्रीज जो कॉमन ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करती हो उसको कहते हैं सेक्टर्स. ठीक है, जो एक तरह के काम करती हो उन्हें क्या कहते हैं हम? सेक्टर्स. सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, द लार्ज सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी इन विच बिजनेस शेयर सेम और रिलेटेड प्रोडक्ट और सर्विस. ओके, ये होते हैं सेक्टर्स. These sectors are divided into three parts. We have three sectors of the economic activities. First, the primary sector. Second, the secondary sector. Third, the tertiary sector. These three sectors we have already studied in our class 9th. Let's study about these sectors in detail in the next slide. Primary sector. When we produce a good by extraction and collection of natural resources, it is called primary sector. तो primary sector क्या होता है? Primary sector वो होता है जहाँ पे हम natural resources के साथ काम करते हैं. When we extract from the natural resources or when we collect from the natural resources, that is known as the primary sector. And this primary sector is also known as agricultural and related sector. For example, farming, forestry, hunting, fishing and mining. Okay, so that's what we call as primary sector when the work is done by extraction or collection from natural resources. Okay students, so when we produce a good by exploiting natural resources, it is the activity of primary sector. ठीक है, तो जब हम नेचुरल रिसोर्सेज के साथ काम कर रहे हैं तो दैट इज़ नोन एज प्राइमरी सेक्टर. नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाई प्राइमरी सेक्टर इज़ नोन एज प्राइमरी. क्यों इसे प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है? बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक. जो भी प्रोडक्शन होता है उसका बेस हमें कहाँ से मिलता है? फ्रॉम ऑल द प्रोडक्शन बीइंग डन एट द primary sector. Since most of the natural products we get are from agriculture, dairy, fishing, forestry, that is why this sector is also called as agricultural and related sector. क्योंकि जो भी हमें natural product मिल रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डेयरी फार्मिंग, तो डेयरी फार्मिंग में प्रोडक्ट निकल के आ रहा है मिल्क, सो मिल्क इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट. ठीक है, एग्रीकल्चर में वीट, तो वीट इज़ द नेचुरल प्रोडक्ट. ओके, सो दीज नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री. दैट इज़ वाई दिस सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज agricultural and related sector. And why it is known as primary? Because it forms the base for all the products that we subsequently make. Okay, so this is primary sector. Now secondary sector. The secondary sector covers activities in which natural products are changed into other forms through a ways of मैन्युफैक्चरिंग. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? जो प्राइमरी सेक्टर में हमारा नेचुरल प्रोडक्ट निकल के आया था, उस नेचुरल प्रोडक्ट को चेंज किया जाता है इनटू अनदर फॉर्म थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी. सम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस आर रिक्वायर्ड हियर. ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर. इस सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर कहा जाता है. नाउ यू सी द एग्जाम्पल हियर. यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट वी स्पिन यार्न एंड वी वीव क्लोथ. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉटन फाइबर, कॉटन निकल के आया एग्रीकल्चर से, दैट इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट. ठीक है, और उस नेचुरल प्रोडक्ट को स्पिन किया गया यार्न में, वो क्या हुआ? मैन्युफैक्चरिंग, और उससे क्या बन के आया? क्लॉथ. ठीक है, सो दैट्स द प्रोडक्ट, फिनिश्ड प्रोडक्ट.
ओके, सो लाइकवाइज यूजिंग शुगर केन क्या हुआ है यहाँ पे, रॉ मटेरियल एज अ नेचुरल प्रोडक्ट वी मेक शुगर और गुड़ थ्रू अ प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, तो ये हुआ आपका सेकेंडरी सेक्टर. ओके, व्हेन द नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अनदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, ओके, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल sector. Okay, students? So since this sector gradually become associated with different kind of industries, क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट को फिनिश्ड गुड बनाने में बहुत सारे इंडस्ट्रीज से एसोसिएट होता है ये सेक्टर, दैट इज़ वाई दिस सेक्टर इज़ ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर. ओके, सो सेकेंडरी सेक्टर इज़ ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर. Now tertiary sector. What is tertiary sector? It includes activities that help in the development of primary and secondary sector. यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज हो रहा है. एंड दोज सर्विसेज विच हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर आर द एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड इन tertiary sectors. These activities by themselves do not produce a good, but they are an aid or support in the production process. ये जो tertiary sector होता है यहाँ पे कोई goods produce नहीं किए जाते हैं, लेकिन ये एक सर्विस होती है जो कि एक सपोर्ट, किसी एड की तरह काम करती है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. एंड एज इट प्रोड्यूसेस सर्विसेज, दिस इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर. The example of the tertiary sector: teachers, doctor, washermen, barbers, cobblers, lawyers, call center, software companies, etc. ठीक है, तो देखा आपने यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल है, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी गुड बट दे आर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज. दैट्स वाई इट्स नोन एज सर्विस सेक्टर. So since these activities generate services rather than goods, the tertiary sector is also called service sector. So why tertiary sector is known as service sector? Because they generate services rather than goods, hence it is also known as service sector. Service sector also includes some essential services that may not directly help in the production of process. तो पिछले स्लाइड में हमने क्या पढ़ा था, जो सर्विस सेक्टर होता है वो प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्टर के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, लेकिन कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं इनटू द टर्शरी सेक्टर दैट मे नॉट directly help in the production of goods. For example, we require teachers, doctors, and those who provide personal services such as washermen, barbers, cobblers, lawyers, and people to do administrative and accounts work. ठीक है, ये कौन है? They are the people working in the service sector, but they are not helping in primary or secondary sector. In recent times, certain new services based on information technology such as internet cafe, ATM booths, call centers, software companies, they have become more important. तो ये सब क्या है? ये भी तो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, द इंटरनेट कैफ़े, ATM booths, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी, तो ये भी दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द tertiary sector, also known as service sector. I hope you all have understood about the service sector and the primary and the secondary sector, students. Now when we have understood about the three sectors, how do we compare these three sectors? हम कैसे कंपेयर करेंगे कि ये तीनों सेक्टर्स में क्या काम होता है, कैसा काम होता है, कितना काम किया जाता है. The various production activities in the primary, secondary and tertiary sector produce a very large number of goods and services. ये तीनों सेक्टर्स में बहुत सारे numbers of goods and services produce किए जाते हैं. Also the three sectors have a large number of people working in them to produce these goods and services. अब ये जो production हो रहा है, ये production या production of goods and services खुद तो नहीं हो रहा है. There are large number of people who are working in these sectors to produce the goods and services. The next step therefore is to see how much goods and services are produced and how many people work in each sector. ठीक है, तो दूसरा नेक्स्ट
दूसरी ज़रूरी चीज़ क्या है, हमें पता है बहुत सारे लोग आर वर्किंग इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज इन दीज थ्री सेक्टर्स. अब दूसरी चीज़ विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो इज़ टू सी हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है और कितने लोग इन सेक्टर्स में काम कर रहे हैं. ओके, यू अंडरस्टैंड? Okay, now the question is how do we count the various goods and services and know the total production in each sector. अब हमें कैसे पता चलेगा कि जितने goods and services प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उनको वो कितने हैं इन नंबर, और कितना प्रोडक्शन हुआ हर सेक्टर में, प्राइमरी में कितना प्रोडक्शन हुआ, सेकेंडरी में कितना प्रोडक्शन हुआ, सर्विसेज में कितना प्रोडक्शन हुआ. So let's understand about this question in the next slide. With so many thousands of goods and services produced, you might think it is an impossible task. अब आप ये बताइए कि इतने सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर में प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो हाउ कैन वी काउंट ऑल दीज goods and services? Not only would the task be enormous, you might also wonder how can add up cars and computers and the nails and the furnitures. It won't make sense. Okay, so the problem is it is very impossible to count the thousands of the goods and services produced. ये ना केवल एक बड़ा काम हो जाएगा करने के लिए, लेकिन हम हर कार को, कंप्यूटर्स को, नेल्स को, फर्नीचर को, ग्लासेस को, ठीक है, वी कैन नॉट काउंट ईच एंड एवरी थिंग. इट वोंट मेक एनी sense. So how do we count all these goods and services produced? Let's see it. Point 1. Economists suggest that the values of goods and services should be used rather than adding up the actual numbers. हम 1 car, 2 car, 3 cars, 4 cars ऐड करने की बजाय हम उनकी वैल्यूज़ को ऐड करें कि इतने वैल्यू की गुड्स या इतने वैल्यू की सर्विसेज हुई हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ 10,000 kgs of wheat is sold at ₹8 per kg, the value of the wheat will be 80,000. Okay, so instead of adding 10,000 kg of wheat, what we will do, we will add the value of the wheat, which is 80,000. Likewise, the value of 5,000 coconut per 10 piece, rupees 10 per piece, will be 50,000. So what can be added? 50,000 should be added. So what does the economist suggest? They suggest that the values of the goods and services should be used rather than adding up the actual numbers. Similarly, the value of goods and services in these three sectors are calculated and then added up. तो सबसे पहले इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं कि हमें वैल्यूज़ को ऐड करना चाहिए rather than adding the actual numbers. उसी तरह से the values of goods and services in the three sectors, इनको calculate करना चाहिए and then we can add up these numbers. Okay, you understand? ठीक है. So we have discussed that the values of goods and services should be counted and the values of goods produced and services produced in all the three sectors has to be evaluated and then added up. But one has to keep this in mind, which is point number 3, that is, not every good or service that is produced and sold needs to be counted. It only makes sense to include the final goods and services. Let's understand this with the help of an example in the next slide. Okay, let's see here. For example, a farmer who sells wheat to a flour mill for ₹8 per kg. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फार्मर वीट सेल कर रहा है एक फ्लावर मिल को for ₹8 per kg. So this is the work of primary sector. The mill grinds the wheat, ये क्या हुआ, procedure, manufacturing, and sells the flour to a biscuit manufacturing company for ₹10 per kg. ठीक है, तो ये क्या हुआ, secondary sector. The biscuit company uses this flour and things such as sugar and oil to make 4 packets of biscuit.
अब बिस्किट कंपनी क्या कर रही है, इस फ्लावर को यूज़ कर रही है और दूसरी चीज़ों को यूज़ कर रही है like sugar and oil to make 4 packets of biscuit, and it sells the biscuits in the market to the consumers for ₹60. 15 रुपीज़ का एक पैकेट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे बिस्किट्स क्या हुए, बिस्किट्स आर द फाइनल गुड्स, दैट इज़ द गुड्स दैट विल रीच टू द consumers. So what will be added here? The price of the biscuits will be added because इस बिस्किट के प्राइस में जो फार्मर का वीट है, जो मिल्क ग्राइंडिंग है फ्लावर की, ठीक है, एंड शुगर एंड ऑयल, ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड. So it won't make sense to add these things again and again. अब बिस्किट के प्राइस में ये सब चीज़ें ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं, तो अगर हम फ्लावर को ऐड करेंगे, वीट को ऐड करेंगे, ठीक है, शुगर को ऐड करेंगे, ऑयल को ऐड करेंगे, तो वो बार बार एडिंग अप हो जाएगी, ठीक है। एक ही चीज़ की प्राइस को या एक ही चीज़ की वैल्यू को बार बार हम काउंट कर रहे हैं. सो व्हाट मेक्स सेंस दैट द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स शुड बी एडेड. ओके, you understand this? Why are the only final goods and services counted? क्यों हम बात कर रहे हैं, क्यों हम शुगर को, ऑयल को, वीट को, फ्लावर को उसी टाइम में प्राइमरी सेक्टर में या सेकेंडरी सेक्टर में या टर्शरी सेक्टर में उसी टाइम में क्यों हम इन्हें काउंट कर रहे हैं? Why are we only counting the final goods and services? Why we are only counting the value of biscuits? Let's see it. The value of final goods already includes the value of all the intermediate goods that are used in the making of the final good. ठीक है, the final good here was, which we have discussed, was biscuit. तो it already includes the value of the intermediate goods. Intermediate goods क्या हुए यहाँ पे? wheat, flour, sugar, oil. So the final good, the price of the biscuit, the value of the biscuit already includes the value of the sugar, oil, wheat, flour. Okay, so hence the value of ₹60 for the biscuit, which is the final good, already includes the value of the flour. That is why we take only the value of the final goods but not the intermediate goods. अब हम फर्नीचर बनाते हैं तो टेबल बनाया तो उस टेबल की प्राइस में इंक्लूड होता है जितने उसमें पेंट हुए हैं, उनमें नेल्स लगे हैं या और भी जितनी चीज़ें लगी हैं. ठीक है, तो व्हाट वी विल कंसिडर द वैल्यू ऑफ द टेबल. वी विल नॉट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरीथिंग दैट इज़ यूज्ड इन ऑर्डर टू मेक द टेबल. ओके, दैट इज़ वाई वी टेक द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. Similarly, the value of all other intermediate goods would have been included. To count the value of flour and wheat separately is therefore not correct, because then we would be counting the value of the same things a number of time. हम बार बार उसी को कर रहे हैं. पहले उसको wheat में काउंट किया, फिर फ्लावर में काउंट किया, फिर बिस्किट्स में काउंट किया. ठीक है, तो अगर हम एक ही चीज़ को बार बार काउंट करने लग जाएंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू गेट द complete value of the goods and services produced in all the three sectors. Okay, now the question is, what is GDP? GDP क्या होता है? Gross Domestic Product. ये सब चीज़ें जो हमने बात करी, कंपैरिजन जो हमने किया है, इसका GDP से क्या रिलेशन है? So what is GDP? Let's see it. The value of final goods and services produced in each sector during the particular year provides the total production of the sector for that year. ठीक है, तो क्या होता है? जो भी वैल्यू निकल के आती है ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर विच इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर provides the total production for the sector for that year, and the sum total in these three sectors is what we call as GDP, which is gross domestic product of a country. ठीक है, तो GDP क्या होता है? GDP is the value of all the final goods and services produced within a country during a particular year. The value of all the final goods and services in
produced in primary, secondary and tertiary sector within a country during a particular year is called GDP, and this GDP shows how big the economy is, क्योंकि जितनी बड़ी इकोनॉमी होगी, जितनी बड़ी GDP होगी, उतनी ही ज़्यादा इकोनॉमी होगी, उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन होगा. So that's what we understand by the term GDP, gross domestic product. Now the question is, who calculates this GDP? ये जो gross domestic product है, ये sum total होता है of all the production of the final goods in primary, tertiary and secondary sector. Who calculates this GDP? Let's see it. In India, the mammoth task of measuring GDP is undertaken by Central Government Ministry. ठीक है, mammoth task क्यों बोला गया? क्योंकि it's a big task to do. ओके तो इंडिया में ये जीडीपी किसके अंडर मेजर होता है? ये कौन मेजर करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री. एंड दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, they collect the information relating to the total volume of goods and services and their prices, and then they estimate their GDP. तो ये क्या करते हैं? ये जो भी मिनिस्ट्री है with the various departments, they collect the information relating to the total volume of goods and services and their prices. उसका value निकालते हैं, ठीक है, and then they calculate it with the prices और फिर GDP को measure किया जाता है. So this is how GDP is undertaken by the Central Ministry of Central Government Ministry. I hope you have understood, and this is one of the most important topic, which is GDP. Who calculates GDP, what is GDP and how it is calculated. Okay, I hope you have understood the topics till here which we have discussed. The remaining topics we will discuss in the next part of the video. Okay, have a nice day.